जिंक का निष्कर्षण करना है, और जिंक के निष्कर्षण के लिए जो कुछ स्टेप हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमको जिंक का क्या लाना है, अयस्क। तो इस दुनिया में जिंक के कई अयस्क हैं, जिंकाइट है, जिंकाइट भी होता है, एक और होता है जिंक ब्लेंडी। तो क्या है कि वैसे तो अयस्क बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिंक के मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंडी को कंसीडर करके हम लोग सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं कि जिंक के क्या अन्य कोई अयस्क नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन हम जिंक के प्रमुख अयस्क को मान के अभी अभिक्रियाएं लिखेंगे। अब अयस्क का सबसे पहले क्या कराना होता है, सांद्रण। सांद्रण की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम पता करेंगे कि हम लोग कौन सी विधि का यूज करें। इसके बाद आता है नेक्स्ट भर्जन, और भर्जन के बाद आता है अपचयन। और जैसे ही आप भर्जन के बाद धातु का अपचयन करवाते हो, अपचयन करते ही शुद्ध रूप में जिंक बदल जाता है। तो इतने स्टेप हम लोगों को जिंक के लिए पढ़ने होंगे। हाँ, ये भी तो लिख दिया जाए कि आखिर हम लोग जिंक धातु को शुद्ध करने के लिए पढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से किस अयस्क को लेकर चलेंगे। तो भैया मैंने सबसे पहले ही लाइन पे लिख रखा है कि जिंक का निष्कर्षण करने के लिए जिंक ब्लेंडी, अगर कहीं किसी किताब में जिंक ब्लेंड लिखा है तो भी बेटा परेशान मत होना। और जिंक ब्लेंडी का बेटा फॉर्मूला होता है ZnS। कहता है जिंक का निष्कर्षण करने के लिए जिंक ब्लेंडी नामक अयस्क का प्रयोग करेंगे। अयस्क का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आखिर हम लोगों ने कौन से अयस्क को कंसीडर करके रखा है। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो हम जिंक के अदर अयस्क की भी अभिक्रिया को दिखा सकते हैं। अब सबसे पहली बात है, आप जिंक ब्लेंडी का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले अयस्क में क्या करवाओगे। तो भैया सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट स्टेप में हम कराएंगे अयस्क का सांद्रण। अच्छा, अयस्क का सांद्रण करवाया जा सकता है, लेकिन बेटा आपको अंदाजा लगता है इसका सांद्रण कौन सी विधि द्वारा कराया जा सकता है। आप जल्दी से इसको देखो। सबसे पहले जिंक ब्लेंडी के फॉर्मूले को, जिंक ब्लेंडी के फॉर्मूले को देखकर कुछ इसी बात का अंदाजा लगता है कि आखिर हम इस जिंक ब्लेंडी का सांद्रण किस विधि से करवा सकते हैं। तो भैया एक तुमने लिखा था, एक ऐसी विधि है जिसमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करवाया जाता है, और आपको अगर याद है तो ये वाली विधि है झाग प्लवन विधि। ये तो पहली विधि हो गई। कभी कभी क्या है कि अगर जिंक में चुंबकीय अशुद्धि पाई जाती है, देखो स्वयं जिंक तो चुंबकीय नहीं है, लेकिन अगर जिंक में चुंबकीय अशुद्धि पाई जाती है तो उस दौरान जिंक का सांद्रण एक और विधि द्वारा कराया जाएगा। इस विधि द्वारा तो कराया ही जाएगा, एक और विधि द्वारा कराया जाएगा जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ध्यान रखना, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है ये उस अवस्था पर कराई जाएगी यदि जिंक सल्फाइड पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब कराना है जब बेटा कभी आपको ऐसा लगे कि हमारे पास अशुद्धि जो है वो चुंबकीय है। एक और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंक का पार्टिकल अपेक्षाकृत अधिक भारी होता है अशुद्धियों की अपेक्षा, अर्थात जिंक का पार्टिकल भारी और अशुद्धि के पार्टिकल होते हैं हल्के। तो इस बेसिस पर अगर आप कराना चाहोगे तो जिंक का सांद्रण एक और विधि द्वारा कराया जा सकता है। मैं ये नहीं करता कराना पड़ेगा, कराया जा सकता है एक और विधि से जिसका नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। वैसे अगर इसका सांद्रण कराना है मुख्य रूप से विधि है झाग प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो कभी भी आपको जिंक का सल्फाइड अयस्क मिलेगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से आप सांद्रण करवाओगे। हाँ, अगर आपको ऐसा पता चल जाता है कि सर जी जिंक सल्फाइड में या जिंक ब्लेंडी में जो आपने लिया है उसमें कुछ चुंबकीय अशुद्धियां भी हैं, तो फिर आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी प्रयोग कर लोगे। एक तो और बिल्कुल बात कंफर्म है, जिंक का जो अयस्क होता है वो भारी होता है शुद्धियों से,
तो जिंक अयस्क भारी होने की वजह से आप इसका साधारण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा भी करा सकते हो। तो इन 3 विधियों को मैंने यहाँ लिख लिया। अब बात आती है नेक्स्ट नंबर पे, साधारण अगर करा लिया है तो आप इसके बाद क्या कराओगे, भर्जन। ध्यान रखने वाली बात है, इन विधियों को आप लिखेंगे जब एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके पास विधियां लिखी हुई रखी है, मैंने इसलिए नहीं लिखा। अब नेक्स्ट पर आ जाएंगे स्टेप पर कि आप इसका करवाओगे भर्जन। अच्छा, भर्जन में तो जानते हो ना कि अयस्क में से 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं, एक तो वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और दूसरा टेम्परेचर जो हो वो गलनांक से कम होना चाहिए। तो भैया मैं यहां लिख भी देता हूं और अभिक्रियाएं भी देखो कुछ करते हैं। अयस्क को वायु की उपस्थिति में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रियाविधि। तो आपने अयस्क को लिया, वायु की उपस्थिति रखी और उसे गलनांक से कम ताप पर गर्म करना किया, तो इस क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। और बेटा भर्जन के लिए कुछ अभिक्रियाएं ध्यान रखना। देखो जिंक के लिए बहुत सारी अभिक्रिया ना तैयार कर पाना, लेकिन कुछ तो अभिक्रियाएं तैयार ही कर लेना। जैसे हम ZnS को लेंगे और भर्जन के लिए तो आपको पता है ना कि वायु की क्या रखनी है, उपस्थिति। तो भैया मैंने वायु से अभिक्रिया करवा दी। देखो किताबों में कैसा लिख क्या आता है, बेटा S अभिक्रिया कर लेता है O से, तो सबसे पहले लिख कर आएगा SO2। फिर जिंक भी अभिक्रिया कर लेगा O से, तो बेटा लिख कर आ जाएगा ZnO। हाँ, अभिक्रिया को जैसे बैलेंस करना है तो एक काम कर सकते हो बेटा, 3/2 से अभिक्रिया में से ऑक्सीजन रख लोगे, अभिक्रिया बैलेंस। हालांकि इस स्टेज पे अभिक्रिया का बैलेंसिंग मायने नहीं रखती है। आप रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिख कर आए, बैलेंसिंग करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते हो मत करो उसको। बेटा इसी अभिक्रिया को देखो और भी एक प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास जिंक सल्फाइड था, हमने जैसे ही उसकी अभिक्रिया O2 से करवाई तो सबसे पहले बनकर तैयार होता है जिंक सल्फेट। वैसे मैं वास्तविकता में बताऊं तो जिंक सल्फाइड जब वायु से अभिक्रिया करता है वो डायरेक्ट ZnO में नहीं टूटता है। सबसे पहले जिंक सल्फाइड एक बार जिंक सल्फेट बनाता है और फिर जिंक सल्फेट जो होता है बेटा ZnSO4, ये जो जिंक सल्फेट होता है ये टूटता है सल्फर डाइऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड में। और साथ में अभिक्रिया को मैंने क्या बताया, साथ में निकलती है कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस। तो अगर देखा जाए तो चाहे आप ये रिएक्शन लिख कर आ जाओगे या उसी रिएक्शन को ढंग से अगर लिखना चाह तो भैया पहले इस अभिक्रिया को पूरा फुल लिख दिया हमने। फर्स्ट स्टेप अभिक्रिया का लिखा और सेकंड स्टेप लिखा, तो इसी अभिक्रिया को 2 स्टेप में लिखा गया है। तो भर्जन की अभिक्रिया के लिए ये समीकरण अपना याद रखना है। अगर आपको लगता है सर जी हमें ये नीचे वाले स्टेप कठिन लगते, भैया ऊपर वाली अभिक्रिया केवल तैयार कर लो। तो मुझे लगता है सर जी हम नीचे वाली अभिक्रियाओं को भी अच्छा समझ चुके हैं, आप ऊपर वाली अभिक्रिया के साथ साथ नीचे वाली अभिक्रिया को भी लिखो। या तो आप ये अभिक्रिया लिख लें और या तो आप ये अभिक्रिया लिख लें। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया आपको लिख कर आ जानी है। अच्छा लग रहा है, दोनों लिखाओ। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने जिंक का करा लिया भर्जन। अब जिंक के भर्जन के बाद बेटा नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाते हैं, क्या कराना है, अपचयन। वैसे तुमको पता है अपचयन का मतलब है इस अभिक्रिया से जिंक के पास जो ऑक्सीजन आया है अगर ये ऑक्सीजन जिंक से हटा दिया जाए, हो गया अपचयन। तो हम अपचयन कराने के लिए सबसे पहले प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड को मिलाएंगे कोक के साथ। कोक जानते हो ना, कार्बन का चूर्ण। इसके साथ मिलाकर हम लोग करेंगे गर्म, और गर्म करेंगे बेटा तो कार्बन ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये तो गैस बन के उड़ गया भैया, और बेटा जिंक बचेगा। तो मैंने यहां लिख दिया जिंक। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है
इस जगह पे जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, क्योंकि जिंक का गलनांक होता है कम, जिंक धातु जो है ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बदल जाती है। तो इसको लिख लेंगे कि जिंक कौन से रूप में बदल गई है, वाष्प। लेकिन जल्द ही इस जिंक की वाष्प को हम क्या करेंगे, ठंडा। और जब बेटा जिंक की वाष्प को ठंडा करेंगे तो सबसे पहले जिंक बदलेगा कौन से रूप में, द्रव के रूप में, और फिर और भी इसको हम ठंडा करेंगे। जब और भी ठंडा करेंगे तो जिंक देखो पहले तो वाष्प में था, ठंडा किया जिंक द्रव में बदल गया, और भी ठंडा किया तो बेटा अब जिंक बदल गया कौन से रूप में, सॉलिड फॉर्म में, अर्थात ठोस की अवस्था पर बदल गया। तो इस प्रकार से बेटा आप इसको लिख सकते हो। अब विक्रिया तो समझ जाओगे ना आसानी से कि जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया, कार्बन के साथ गर्म किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाप बनकर उड़ गया, गैस बनकर उड़ गया। अब बचा जिंक, ये भी वाष्पित हुआ। इस जिंक की वाष्प को ठंडा किया तो जिंक लिक्विड में बदला, जिंक लिक्विड में था, इसको और ठंडा किया तो जिंक कौन से रूप में आ गया, ठोस रूप में। इस प्रकार से आपने जिंक की धातु को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया। अब इसको जल्दी से नोट करो। तो हम बेटा कुछ बातें लिख दें जिंक के विषय में, जैसे जिंक के उपयोग आते हैं अपने कोर्स में। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और पढ़ते हैं जिंक के उपयोग को। क्या बेटा लिख लिया ना तुम लोगों ने? अरे भैया जिंक के उपयोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, जिंक का एक और नाम हिंदी में है जस्ता। तो जस्ते के सबसे पहले तो क्या बनते हैं, आभूषण। और जस्ते का पहला उपयोग तो हो गया भैया आभूषण बनाने में। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं सेलों के निर्माण में। आपने जिंक का सेल पढ़ा होगा। शुष्क सेल जो होते हैं, शुष्क सेल जानते हो ना, जो दीवार घड़ियों में पड़ते हैं या टार्च वगैरह पे पड़ते थे, मोटे मोटे सेल होते थे। ये सेल बेटा जिंक के ही बनाए जाते हैं। इनमें जो कैथोड चैम्बर होता है वो जिंक का ही बना होता है। आगे से ध्यान देखते हैं, कहता है जिंक के तार भी बनाए जाते हैं। अगला नंबर एक और लिखा है, कई बर्तनों के भी निर्माण में बेटा आप जिंक का प्रयोग करते हैं। तो इतना हो गया जिंक का प्रयोग। तो भैया धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत और इसके जो प्रक्रम थे, ये वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।